तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग आज इस वीडियो में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज नाम तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो कंपनी का नाम है टीडी पावर सिस्टम्स करके है। तो ये कंपनी हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? जनरली आप देखेंगे ना, तो जो डिमांड होता है मतलब जब आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को देखते हो तो वो जनरली आपके साइकिल्स में प्ले होते हैं, है ना। तो ये कंपनी जो है, अगर मैं एक आपको ब्रीफ दूँ थोड़ा सा, तो अगर आप लास्ट 10 ईयर्स देखोगे ना, तो इनका सेल्स ग्रोथ सिर्फ 3 से 4x ही हुआ है लास्ट 10 ईयर्स में। बट अभी जो ट्रेंड्स चल रहे हैं इंडिया में या फिर जो पूरे इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो उसके कारण आई थिंक आफ्टर द एंड ऑफ FY 24 जब एंड हुआ है और जो FY 25 पूरा ईयर रहा है, मतलब सेकेंड हाफ ऑफ FY 24 से लेके अभी तक या फिर जो अभी से आने वाला पीरियड है, इसमें आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी को एक तरह से पूरा जो डिमांड सिनेरियो है कंपनी का, वो एक टर्न अराउंड हो गया एक तरह से, है ना। तो उसी को कंटेक्स्ट में रखते हुए हम लोग बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये बिजनेस करता क्या है, ठीक है, तो अगर मैं इनके कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में बात करूंगा मैं, तो बेसिकली ये जो कंपनी है ना, जैसे अगर आपने मेरा ट्रांसफार्मर्स वाला वीडियो देखा है, तो जब पावर जनरेट होता है तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, वो उसको एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल पे लेके जाता है। बट उसके पहले अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है ना, तो उसके लिए आपको जनरेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो बचपन में हमने पढ़ा होता है ना, वो टर्बाइंस वगैरह बनाते हैं हम लोग, या फिर डायनामो वगैरह होते हैं। तो वो बेसिकली इस कंपनी का जो कोर काम है, वो आपका जनरेटर्स बनाने वाला काम है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि जनरेटर्स से आप यहाँ पे, ये जो कंपनी है, ये जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है उस तरह के जनरेटर्स को बनाता है। बट नहीं, ये जो कंपनी है ये वो वाले जनरेटर्स में काम नहीं करता है। रादर देन इसके जो प्रोडक्ट्स है ना, वो आपके एक तरह से आप ये समझ लीजिए, जो आपके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होते हैं ना, वहाँ पे यूज होता है। अब अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के लिए बोलूँ, तो आप इनके कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी जनरली जो ये लोग जो बनाते हैं आपके स्टीम टर्बाइंस वगैरह बनाते हैं, स्टीम इंजन बनाते हैं। अब स्टीम टर्बाइंस क्या होता है, वो जो ब्लेड्स घूमती है, आगे से स्टीम आएगा, वो ब्लेड्स घूमेगी, तो उसके घूमने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। या फिर जो आपके ये इंजन वगैरह होते हैं, जो आप इसको ऐसे समझिए, जो आपके आईसी कंबस्टेबल इंजन होते हैं ना, जो आपके ये मतलब कार्स वगैरह में होते हैं, तो उसी का बड़ा वेरिएंट फॉर द इंडस्ट्रियल यूजेस होता है, उसको उसको बनाते हैं ये लोग। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो इनका जो सेगमेंट्स है वो आपके रेलवेज वगैरह में भी आता है। रेलवेज में ट्रैक्शन मोटर्स आपने सुना होगा, जो जिससे रेल चलते हैं, या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होती है, ये आपके कंप्रेसिबल पंप्स वगैरह होते हैं। मान लीजिए किसी इंडस्ट्री है, कोई रिफाइनरी है, वहाँ पे आपको पूरा पेट्रोलियम को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो उसके लिए पंपिंग की रिक्वायरमेंट होगी, उसको कहते हैं हम लोग आपके इंडक्शन मोटर्स वगैरह होते हैं, तो उसको बनाते हैं ये लोग। इसके अलावा ये लोग आपके सिंक्रोनस मोटर्स भी बनाते हैं। सबमर्सिबल वाले सेगमेंट में भी है। सबमर्सिबल क्या होता है, जो आपके बड़े बड़े इरीगेशन प्रोजेक्ट्स होते होंगे इंडिया में, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट्स है ना, तो जहाँ से आपको पानी गंगा को साफ करना है, तो वहाँ से आपको आपको बड़े मोटर्स चाहिए ना, तो जिससे आप पानी को पूरा निकाल सको। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ। और अगर आप इसके कुछ प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स आपको बताऊं बताऊं तो फिर ये अभी हाइड्रो प्लांट्स जो होते हैं ना, अब हाइड्रो प्लांट्स में भी यहीं पे आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप इसके जो जनरेटर्स हैं, उस इनके जो जनरेटर्स होंगे, उसको आप वो जनरेटर्स मत समझिए जो आपके बड़े बड़े, मान लीजिए 500 600, जैसे मान लीजिए कोई तेहरी डैम पे लगा है हमारा, या फिर भाखरा नांगल डैम जो बहुत फेमस है इंडिया में, या फिर जो ब्रह्मपुत्रा पे इंडिया के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उन वो साइज के टर्बाइंस या जनरेटर्स वगैरह नहीं बनाते हैं। इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके अप टू मान लीजिए 50 मेगावाट के आसपास है। 50 मेगावाट क्या होता है? 50 मेगावाट आप ऐसा समझ लीजिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वगैरह के लिए होते हैं, है ना। तो इन प्रोडक्ट सेगमेंट में है। तो ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए इस कंपनी के बारे में। सिमिलरली अगर आप इवन जो कोल प्लांट्स वगैरह में जो ये लोग देते होंगे ना, तो वहां पे भी ये ऐसा नहीं है कि जो जिससे एक्चुअल पावर प्रोड्यूस हो रही है वहां पे ये लोग देते हैं। रादर देन जहाँ पे ये पंप की रिक्वायरमेंट होती है उन जगहों में यूज होता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो कैप्टिव पावर प्लांट्स होते हैं सीपीपी पर्पसेस के लिए, उस यूजेस के मोटर्स वगैरह वगैरह के लिए बनाते हैं ये लोग। फिर इनका कुछ जो प्रोडक्ट्स होता है, मतलब अगेन जो मोटर्स हैं, वो इनके कुछ न्यूक्लियर प्लांट्स में भी जाते हैं, जो इंडिया की प्रीमियर कंपनी है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन है, जो काफ़ी सारा आपका रशियन टेक्नोलॉजीज को यूज करके बनाया गया है। तो उन कंपनीज के लिए भी यूज होता है। तो ये तो मैंने आपको एक ब्रीफ बता दिया इसके प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में, ठीक है। अभी तो ये चीज़ है। अब मैं आपसे बात करता हूँ इनके, ये जो कंपनी है ना, आपको समझना है, ये तो मैंने अभी तक आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। अगर आपको इस कंपनी का ओवरऑल ड्राइवर समझना है, जनरली जो इस तरह की कंपनीज होती है ना, ट्रांसफॉर्मर्स कंपनीज खास करके, या फिर जो बड़े बड़े केपेक्स वाली कंपनीज होती है, ये साइकिल्स में चलता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप सिल्चर टेक्नोलॉजीज को भी देखते हो, तो जनरली ऐसा कहा जाता है कि जो
अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की जो थीम्स होती है वो आपके 7 to 8 ईयर्स की थीम चलती है, ठीक है, मतलब 5 से 7 ईयर्स की थीम चलती है। तो जनरली जो ट्रांसफॉर्मर्स कंपनीज है वो लोग, जो जैसा उनका नैरेटिव है, जो वो लोग कह रहे हैं कि अभी जो हमारे पूरे कंट्री में एज वेल एज जो वर्ल्ड लेवल पे जो आपकी पूरी आड़ी ट्रांजिशन हो रही है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की ट्रांजिशन हो रही है, वो मोर देन 5 ईयर और 7 ईयर स्टोरी है, रादर देन वो डिकेडल या फिर उससे भी ज़्यादा है। मतलब तो वहाँ पे कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई इतना 5 साल हो गया फिर भी ये इनकी डिमांड कम क्यों नहीं हो रहा है। सो वहाँ से आप इसी को आप यहाँ से रिलेट कीजिए। तो ओवरऑल आपका सिर्फ जो ड्राइवर है सिर्फ इंडिया लेवल पे नहीं है। अगर मैं सिर्फ टीडीपीएस की बात करूँ, मतलब टीडी पावर सिस्टम्स की बात करूँ, तो इसका जो ड्राइवर है वो इंडिया नहीं है, रादर देन जो इसका ड्राइवर है दिस इज द यूरोपियन एंड द यूएस मार्केट्स, ठीक है। अब वहाँ पे क्या आता है, जैसे अगर आपने मेरा वाडी वाला वीडियो देखा है या फिर कोई भी वीडियो देखा है, तो उसमें आपको मालूम चलेगा जो यूएस में जो डिमांड सिनेरियो चल रहा है आपका, जो पूरी ट्रेंड है वहाँ पे, डेटा सेंटर्स का ट्रेंड चल रहा है बेसिकली, जो आपकी एआई के लिए आपको हाई हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। सो अगेन, तो वहाँ से ड्राइवर आता है। और आपको टू एक्सप्लेन द कंटेक्स्ट, आप अगर ये देखेंगे ना, तो जो यूएस में पूरा जो एआई वगैरह का डिमांड है, तो जो भी इंडस्ट्री के मतलब ये नंबर्स वगैरह होते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे ना, तो FY 30 तक वहाँ पे 100 गीगावाट ऑफ बेसिकली डिमांड दैट कैन कम फ्रॉम द डेटा सेंटर्स और एआई कंप्यूटिंग के लिए जो लगेगा। जो आपके ये होते हैं ना लार्ज लैंग्वेज, जो ये सब होते हैं चैट जीपीटी वगैरह, तो उनको कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट होती है। तो एक तब सबसे बड़ा ड्राइवर वहाँ पे है। अब अब आप ये सोचिए कि वहाँ पे ड्राइवर अगर है, जब मैं बोल रहा हूँ तो क्या चीज़ है, बैकग्राउंड में किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। एक डेटा सेंटर बनाना है तो बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा। जैसे इंडिया में आपके अनंतराज उस सेगमेंट में जा रहा है ना। बाकी माइक्रोसॉफ्ट या फिर आपके ये रिलायंस वगैरह भी कुछ डेटा सेंटर खोलने की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ उस डेटा सेंटर के लिए, तो उसमें कूलिंग की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। कूलिंग के लिए अल्टीमेटली तो आपको पावर चाहिए ना बैकग्राउंड में। तो जो पावर की रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी आएगी रिन्यूएबल से, ठीक है। जो पूरा इवन द यूएस में भी आपका जो आरडी थीम सोलर प्लांट लगाना ईजी है। क्यों होता है, मैंने जो पोस्ट शेयर किया है वहाँ पे भी मैंने बताया है कि जो आरडी प्लांट्स होते हैं उसकी लो जेस्टेशन पीरियड होती है। मतलब लो जेस्टेशन पीरियड मतलब क्या, क्विकली आप उसको बना सकते हो। अगर आपको कंटेक्ट समझना है तो आप एक न्यूक्लियर प्लांट को देखिए, उसका जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो अराउंड 10 ईयर्स का होता है। मतलब आपको एक डेकेड लगता है बनाने में, है ना। यहाँ तो पूरी साइकिल ही हम बात कर रहे हैं, इस तरह की कंपनीज का एक साइकिल ही आपका 8 मतलब 5 to 10 ईयर्स के बीच में होगा। तो आपको आई थिंक कंटेक्ट क्लियर हो रहा होगा, है ना। अब मैंने बोला पावर की रिक्वायरमेंट है, तो पावर, अब जो रिन्यूएबल से जब आप पावर लेते हो तो वो फ्लक्चुएटिंग होती है। सोलर मान लीजिए कभी आपको बारिश आ गई, राजस्थान में बारिश आ गया, क्लाउड्स आ गए, तो उसके कारण आपकी क्लाउड कवर आ जाएगी, तो पूरी आड़ी की जो पावर है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उसके कारण आपको एक बैकअप पावर की रिक्वायरमेंट होती है ना। अब यहाँ पे दो तरह के थॉट प्रोसेस चलते हैं, एक बैटरी और एक आपका ये वाला जो हम बात कर रहे हैं अभी, कि आप डीजल इंजन को यूज कर लीजिए। तो जो यूएस में डिमांड है ना, इस दोनों से ही मीट नहीं हो सकती है। क्यों? फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपका डीजल इंजन वाला चीज है, आप डीजल इंजन को आप 50-60 मेगावाट तक के लिए यूज नहीं कर सकते हो, है ना। वो उसके लिए जो उसकी जो साइज हो जाएगी मशीन की, और जो उसके लिए पूरे डीजल्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो फीजिबल नहीं है। जनरली आप अगर देखेंगे ना, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे आपके 8, 10, 20 मेगावाट तक का अगर डिमांड है, तो वहाँ पे आप डीजल इंजन को यूज कर सकते हो। व्हेन आई एम सेइंग डीजल इंजन मतलब बहुत टर्बाइंस वाले के लिए भी और आपकी जो आईसी इंजन होती है उसके लिए भी, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। बट अगर आपको उससे ऊपर जाना है तो वहाँ पे आपको गैस बेस्ड वाले मेथड पे जाना ही पड़ता है। सो अब अगर आप ओवरऑल डेटा सेंटर लोगे ना, तो उसमें जो कॉस्ट आता है किसी कंपनी के लिए वो अराउंड 1 से 1.5% के आसपास, जो आपका इस तरह के प्रोडक्ट्स जो होते हैं आपके ये वाले, मतलब बेसिकली जनरेटर्स वगैरह होते हैं, उससे का कॉस्ट आता है। बाकी कॉस्ट जो आपके रेस्ट ऑल द थिंग्स का होगा, चिप्स वगैरह जो भी आपके इंफ्रा बनेगी उसके होगा। तो इनका जो ड्राइवर है इस सेगमेंट में है। तो आई होप कि आपको ये डेटा सेंटर से कैसे रिलेटेड है और कहाँ से कॉस्ट आ रहा है, तो उसके लिए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पावर होगी उसमें इंटरमिटेंसी होगी, मतलब क्या, ऊपर नीचे होती रहेगी पावर, है ना। तो उसके लिए जो आपको बैकअप पावर की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे यूज होगा। तो ये तो मैंने बोला आपको डीजल इंजन क्यों नहीं फीजिबल है, और यहाँ पे कैसे इस तरह की कंपनीज का डिमांड आता है। सेकेंडली, मैंने जैसे बैटरी के बारे में भी बोला, तो बैटरी जो होता है ना, एक तो बैटरी कॉस्टली है, ठीक है, और अभी जो बैटरी का ट्रेंड है उसमें प्राइसेस घट रहे हैं। आपने मेरा ओडियाना पावर का वीडियो देख सकते हैं या फिर बोन डाटा भी देख लीजिए, और क्लैरिटी होगी आपको वहाँ से। तो अगर मैं बैटरी का बोलूँ, और दूसरा चीज़ क्या है ना, जो बैटरी है, बैटरी से आप लॉन्ग पीरियड के लिए पावर स्टोर नहीं कर सकते। जनरली आप जो देखते होंगे ना टेंडर्स, मैं बात करता हूँ जितने भी वीडियोज़ में, तो वहाँ आप देखते हैं कि अगर 100 मेगावाट है तो 100 मेगावाट इंटू 2 मतलब 200 मेगावाट आवर। जनरली जो बैटरीज होती है आपको 2 घंटे 4 घंटे के लिए स्टोर कर सकता है। बट अगर आपको मान लीजिए 6-8 घंटे के लिए पावर चाहिए, देन यू हैव टू गो ऑन द इनर्सिया बेस्ड सिस्टम। इनर्सिया मतलब क्या होता है, जिसमें वेट होता है, ठीक है। तो जिस अगेन बैक टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट ओनली, कि आपको इस तरह के प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी जैसे ये कंपनी बनाती है। तो दिस वाज द थिंग, जो इनका ड्राइवर आ रहा है आपका एआई और जो डेटा सेंटर वाली चीज है ना। दोनों को चीज मैं एक तरह से कनेक्ट करता हूँ। इसी में आप इसको इंडिया से लेके आइए। इंडिया में ये डिमांड क्यों नहीं दिखता है, जब इस तरह की कंपनी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हेन
द डिमांड इज सो हाई इन द यूरोपियन और द आपके जो अमेरिकन कंट्रीज है डेटा सेंटर्स का, द सेम ट्रेंड इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू इंडिया ऑल्सो, बट आंसर इज नो। वाई? अगर आप देखेंगे ना इंडिया में जो डिमांड है डेटा सेंटर्स का, आप ये सोचिए डेटा सेंटर दो तरह से यूज हो सकता है। एक, आप उसको हाई कंप्यूटिंग करोगे जहां से आपकी जो एआई के ड्राइवर्स हैं, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जो भी चीज चल रहे हैं हमारे, वो उस तरह के यूज में आएगा। दूसरा, अगेन वो डेटा सेंटर यूज होता है जैसे आपका आधार का आपको डेटाबेस स्टोर करना है, जो इंडिया में ओवरऑल थीम है डेटा लोकलाइजेशन की, तो वहां पे आपका बेसिकली इंडिया में जो डेटा सेंटर है उसके लिए यूज होता है। तो इंडियन डेटा सेंटर्स आर मोर ऑफ अ डेटा स्टोरेज काइंड ऑफ अ थीम, समझे? तो डेटा स्टोरेज अलग है और कंप्यूटिंग पावर के लिए अलग है, तो ये डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब आप डेटा स्टोरेज पे जाते हो ना, जो इंडिया वाला थीम है, तो वहां पे अगर आप देखोगे ना, तो वहां पे जो रिक्वायरमेंट होती है मतलब पावर की, जो इनको स्टोरेज के लिए, तो वहाँ वो काम आपका 10 से 20 मेगावाट के अंदर हो सकता है। सो अगेन कनेक्ट विद द डीजल इंजन थिंग, तो ये वाला जो रिक्वायरमेंट है ये आपका डीजल इंजन से फुलफिल हो सकता है। तो और दूसरा चीज क्या है, जो इंडियन मार्केट है ना, जो अभी जैसे मैंने बात किया, अगर मान लीजिए आपके बड़े की तरफ जाता भी है एआई कंप्यूटिंग के लिए, सपोज कीजिए इंडिया एज अ कंट्री आने वाले 1 या 2 साल में और बढ़ता है, सो जैसे मैंने बोला वहां पे आपको गैस की रिक्वायरमेंट होगी। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इंडिया एक गैस गैस डेफिसिट कंट्री है ना। आपको पता है इंडिया की पेट्रोलियम 80% बाहर से आती है, और सेम फॉर द आपको गैस भी। और दूसरा क्या होता है इंडिया में, जो इसीलिए सिंस इंडिया के पास गैस बेस्ड प्लांट नहीं है, मुंबई के जो ऑफशोर है ओएनजीसी का, वहां पे थोड़ा सा है, बट अदरवाइज इंडिया में उतना गैस की बेसिकली ये क्या कहते हैं उसको, ये फील्ड्स वगैरह नहीं है ना। तो जो इंडिया गैस है वो भी इंपोर्ट करता है। तो दूसरा इसी कारण क्या होता है, जो गैस बेस्ड पावर होती है उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, तो अगेन वहां पे फिजिबल भी नहीं है। तो ये कैसा इंटरप्ले होगा, ये हमको आगे जाके देखना पड़ेगा, है ना। सो आई होप कि आपको एआई वाला चीज क्लियर है। इसके अलावा आपको मैं, ये तो था मेरा फर्स्ट डिमांड ड्राइवर ओवरऑल। अब मैं आपको दूसरा डिमांड ड्राइवर की बात करता हूँ, जो पूरा इस तरह की कंपनीज के लिए है। वो आता है आपका ऑयल एंड गैस से। इसको आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो। आपको पता है यूक्रेन में वॉर चल रहा है, सिंस उस यूक्रेन में वॉर के कारण जो रशिया से जो गैस इंपोर्ट करता है पूरा यूरोप, वो डिस्टर्ब हो गया है। वो जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन थी वो उसको ब्रेक कर दिया गया था। तो इसीलिए अभी जो यूएस है, इट इज कमिंग एट एज अ मेजर प्लेयर फॉर सप्लायर ऑफ गैस फ्रॉम यूएस टू यूरोपियन कंट्रीज, है ना। तो इसलिए तो जो ट्रम्प है उसने अभी आपका पूरा जो विंड टर्बाइंस की जो थीम है वहां पे वो बंद कर दी है। एंड द थीम ऑफ ड्रिल ड्रिल बेबी ड्रिल वाला जो थीम चल रहा है यूएस में, तो उसके कारण जो यूएस में सेल गैस है, सेल गैस क्या होता है, बेसिकली मीथेन होते हैं, रॉक्स के अंदर मीथेन होता है। तो वहां से वो प्रोडक्शन है गैस का, है ना, और गैस वहां से सप्लाई होनी है। तो जब गैस की आप प्रोड्यूस करते हो ना, तो वो फ्रैक्शनेशन एक प्रोसेस होता है, बेसिकली ड्रिलिंग होती है, हाइड्रोलिक ड्रिलिंग होती है। तो उसके लिए आपको मशीन चाहिए, तो वहां से अगेन आपकी ये स्टीम टर्बाइंस या फिर जो आपके डीजल इंजन है इनका डिमांड आता है। सो एक ड्राइवर जो पूरा यूरोपियन मार्केट और जो आपके इवन द यूएस मार्केट है ना, तो वहां से आ रहा है। तो दिस वॉज अबाउट देयर ऑयल और गैस से जो डिमांड आ रहा है इसका। और अब एक और चीज आपको बताता हूँ। आप अगर आप यूरोपियन कंट्रीज को थोड़ा भी देखते हो, नॉर्डिक नॉर्डिक कंट्रीज जो है आपके ये फिनलैंड एंड ऑल दोस कंट्री, तो वहां पे अगर आप देखिए ना, वहां पे जो चेंज ओवर है, वहां पे आपको वेस्ट टू एनर्जी वाला कंसेप्ट काफी क्लियर है। तो बेसिकली क्या आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, बायोमास वगैरह हो गया, तो उससे डिमांड आ रहा है। तो एक तो वहां से भी ड्राइवर हो गया, सो दिस वाज द थर्ड ड्राइवर। अब आपको मैं फोर्थ ड्राइवर के बारे में बताता हूँ। तो हाइड्रो प्लांट्स जैसे ये कंपनी भी जो है इंडिया में भी कुछ प्रोजेक्ट करता है। आपका ये हिमाचल प्रदेश में आपके हाइड्रो है। आप अगर मनाली एरिया में कभी जाओगे, तो वहाँ पे आपका एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, मणिकर्णिका, आई थिंक, आई कैन नॉट रिकॉल द नेम। दूसरा आपका जो ड्राइवर है हाइड्रो में, आपके इनके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, थाईलैंड वगैरह जो कंट्रीज हो गई। फिर अगर आपने आपको और अगर आप सोचेंगे, तो आपको जो भूटान और नेपाल वाला एरिया है, सिंस वो हिमालय से आता है, वहाँ पे पानी है, तो वहाँ से हाइड्रो की डिमांड आती है। इसके अलावा अगर मैं और हाइड्रो की बात करूँ ना, हाइड्रो से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है कि जब आप रिन्यूएबल चीजें देखते हो, तो आपको एक और आपने वर्ड सुना होगा, पीपीएसपी, पंप स्टोरेज। पंप स्टोरेज जो होते हैं बड़े बड़े पुराने जो कोयले के खदान होंगे जो खाली हो गए हैं, वहाँ पे पानी स्टोर करके यूज करेंगे वो लोग। तो अगेन जैसे मैंने बोला कि ये जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो आपके अप टू 50 मेगावाट्स वाले हैं। अब जो वो प्रोजेक्ट होते हैं वो बड़े होते हैं। अगेन सिमिलरली आप जैसे देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा रिवर से वहाँ पे से भी डैम बनाने की बात है, बट इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वहाँ पे भी वर्क नहीं करता है। सो जो डिमांड ड्राइवर है इनका हाइड्रो का, वो छोटे छोटे प्लांट्स के लिए है ना। सो ये वाली चीज है। अब अब मैं बात करता हूँ कुछ इनके न्यूक्लियर वगैरह के बारे में, है ना। तो अगर आप इनका, जैसे मैंने बोला, इनका जो एक क्लाइंट है वो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन भी है। तो अभी जैसे ये लोग जो काम करते हैं ना इंडिया में न्यूक्लियर वाले, जो अभी अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं, तो गवर्नमेंट का जो बड़ा टारगेट्स है आपका स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, जो छोटे रिएक्टर्स होते हैं, तो वहाँ पे कंपनी फोकस करती है ना। बट अगेन वो न्यूक्लियर वाला जो चीज़ है एक लॉन्ग टर्म आपका स्टोरी होता है। तो ये जो था पूरा न्यूक्लियर वाला थीम के बारे में। तो अभी जो ये लोग काम करते हैं ना न्यूक्लियर में, ये लोग आपका
मतलब आउटसाइड द डोम, जहाँ पे एक्चुअली कोर होता है वहाँ पे काम नहीं करते हैं। उसके लिए आपको और स्ट्रेंजर रिक्वायरमेंट्स होती है। तो अभी ये लोग जो काम करते हैं आपके आउटसाइड द डोम काम करते हैं। अगेन वहाँ पे आपके जो कंप्रेसिबल पंप्स वगैरह, मतलब कंप्रेसिबल इंजन वगैरह होंगे, वहाँ पे ये लोग काम करते हैं। सो बाकी अभी ये लोग आपके कुछ आपके एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ भी हैं, रशियन वगैरह में भी कुछ सप्लाई करते हैं। तो वो तो पूरा इनका ये वाला चीज़ हो गया। अब बाकी रेलवेज में भी इनका डिमांड है। रेलवे से डिमांड क्या है, मेजर जो डिमांड होता है कुछ रशियन मार्केट में भी है, कुछ यूएस में भी है। वहाँ पे अगेन जो रेलवे वाली चीज़ होती है, पहले आपकी प्रोडक्ट बनाएंगे ये लोग, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग होती है, फिर वो रैंप अप होता है प्रोडक्शन, है ना। तो इसके अलावा अगर आप इंडिया में भी देखोगे तो अभी जो हमारे पूरे कंट्री में रेलवेज का मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, वंदे भारत ट्रेन वगैरह आ रही है, तो उसके जो ट्रैक्शन मोटर्स होंगे तो वहाँ से भी इस कंपनी का डिमांड है। सो ये चीज़ है। इसके अलावा एक और जो इनका डिमांड होता है, जियो थर्मल एनर्जी के बारे में बात करता हूँ, जो मैंने आपको अभी वापस पहले बताया था। तो अगर आप देखेंगे ना, आपने अगर जुरासिक वर्ल्ड मूवी देखी है तो वहाँ पे वो जो जियो थर्मल बेसिकली एनर्जी रहती है, जहाँ पे वो डायनासोर्स वगैरह रहते हैं, आपको और मैं रिलेट करता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि एक तो डिमांड इनका यूएस से आ रहा है, दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ टर्की। टर्की कंट्री है वो, वहाँ पे क्या होता है, जो अफ्रीकन प्लेट है और जो यूरोपियन प्लेट है वो कोलाइड करती है, तो उसी कारण वहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा होते हैं। आप रिकॉल कीजिए आज से एक या 2 साल पहले टर्की में अर्थक्वेक आया था। वाई आई एम टेलिंग यू दिस, कहने का मतलब ये है कि टर्की में जियो थर्मल पोटेंशियल ज़्यादा है। तो इनका एक जो ड्राइवर होता है वो टर्की से भी आता है। तो दिस इज द, अगेन वो जियो थर्मल एनर्जी है, तो उसके लिए आपको वो हॉट स्प्रिंग्स वगैरह होंगे, तो पानी तो होगा, उसको रोटेट करना है। तो अगेन वहाँ से भी आपका एक डिमांड ड्राइवर है। सो ये 4-5 चीजें तो मैंने बोली, ये इनके डिमांड ड्राइवर्स थे। तो ये आपको आई थिंक कंटेक्स्ट पहले क्लियर होना जरूरी था। अब अब मैं बात करता हूँ मैं इंडियन मार्केट के बारे में थोड़ा सा। तो अगर आप देखेंगे ना ओवरऑल जो इंडियन मार्केट में डिमांड है, सिंस जो मैंने आपको ऑलरेडी डेटा सेंटर्स के बारे में काफी कुछ एक्सप्लेन किया कि क्यों उतना पेस पे इस कंपनी के लिए नहीं है व्हेन इट इज कंपेयर टू यूएस। तो इसीलिए जब ये लोग कहते हैं कि जो इंडिया वाला डिमांड है वो आपकी स्टीडी पेस पे है, स्टीडी पेस कहने का मतलब 10 से 12% है ना। सो ये पॉइंट आप नोट कीजिए। और बाकी अगेन जो कॉस्ट वाली चीज़ है, आपके गैस प्लांट्स की कॉस्ट ज़्यादा होती है। वेस्ट टू एनर्जी वाला जो मेथड है वो इंडिया में अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। ऑल दो प्रोसेस में हम लोग आगे चल रहे हैं धीरे धीरे। और बाकी डेटा सेंटर भी जो है वो भी आपके स्टोरेज पे है, स्टोरेज वाले पर्पस के लिए है। अभी हाई कंप्यूटिंग के लिए जब आएगा तो वो धीरे धीरे कैसे ग्रेजुअली बढ़ेगा, तो वो हमें देखना है। रिलायंस और आपके जो माइक्रोसॉफ्ट है कुछ प्लांट्स लगा रहा है डेटा सेंटर के लिए, बट अगेन वो आपके स्टोरेज पर्पस के लिए, जो कि आपके डेटा लोकलाइजेशन थीम के अकॉर्डिंगली चल रहा है ना। सो ये चीज़ है। अब अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब एक और चीज़, अब ये जो कंपनी है, ऐसा तो है नहीं, ये कंपनी तो बहुत पुरानी कंपनी है, 10-15 साल का हिस्ट्री है इसका। तो कंपनी का आप देखेंगे ना, जो ओवरऑल एक जो ड्राइवर आया था वो जो 2008 से 11 का पीरियड था ना, जहाँ पे आपका इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बूम चल रहा था एक तरह से, तो वहाँ पे आया था। तो इसी में आप कंपनी का एक और इशू भी देख लीजिए। तो उस टाइम पे कंपनी ने क्या किया था, 2011-12 के आसपास अपना एक प्लांट लगाया था। तो जब आप ऐसी कंपनी देखते हो ना, तो अगर आपने जो आपकी केपेक्स है उसकी टाइमिंग सही नहीं है तो पूरा गेम बिगड़ जाएगा। वाई? आप ये सोचिए, जब डिमांड पीक कर गया है, अगर आप उस टाइम पे केपेक्स लगाओगे तो आपकी जो केपेक्स है वो फुली यूटिलाइज नहीं हो पाएगी, है ना। सो दिस वाज द केस विद दिस पर्टिकुलर कंपनी इन द ईयर ऑफ 2011 एंड 12। उसके कारण क्या हुआ, इस कंपनी का एक लार्ज चंक ऑफ टाइम के लिए कैपेसिटी अनयूटिलाइज रह गया, है ना। तो मतलब बेसिकली मैंने पैसा तो लगा लिया बट मेरी उससे प्रोडक्शन ही नहीं आ पाया। सो दिस इज अ मेजर इशू, मैं और डिस्कस करूंगा इसके बारे में। तो ये चीज़ है। अगर आप इसी का आपको और समझना है तो अगर आपने सिल्चर टेक को आप फॉलो करते हो तो वो कंपनी का भी आप थॉट प्रोसेस समझ सकते हो कि वो कंपनी क्यों इतना रैपिड पेस में केपेक्स नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक तरह से डायलेमा हो जाता है। एक एक तो अगर आपने केपेक्स नहीं लगाया तो आप डिमांड सर्व नहीं कर पाओगे, और दूसरा अगर आपने टू मच ऑफ केपेक्स लगा दिया तो आपकी जो कैपेसिटी है वो आइडल रह सकती है। तो दिस इंटरप्ले यू हैव टू प्ले वेरी, मतलब अच्छे से खेलना पड़ता है। तो अब यही सब तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में। और अगर आप देखेंगे ना, ये कंपनी को वाई, ये कंपनी अपना मतलब बेसिकली सेलिंग पॉइंट क्या बोलता है, तो कंपनी कहता है कि सिंस ये इंडिया बेस्ड कंपनी है तो इंडिया में आपको कॉस्ट आर्बिट्राज मिलता है। कॉस्ट आर्बिट्राज कहने का मतलब क्या, यहाँ जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके लोअर प्राइस पे रहते हैं, तो मार्जिन ज़्यादा मिलते हैं इस कंपनी को। और दूसरा क्या है, ये वाला, और दूसरा क्या है ना, अभी जो पूरे सेक्टर में डिमांड ऐसा है, तो अभी ऐसा है कि बेसिकली जिसके पास कैपेसिटी है और जो प्रोवन प्लेयर्स है, मतलब 10-15 साल के प्लेयर्स हैं, तो उसमें उन कंपनीज का डिमांड अच्छा आता है ना। और एक और चीज, तो अभी जैसे मानेंगे लास्ट जब 2011-12 का टाइम था, तो ये कंपनी बेसिकली एक इंडिया बेस्ड कंपनी थी। कहने का मतलब क्या है, सिंगल प्रोडक्ट सिंगल कंट्री कंपनी थी, है ना। तो उस पीरियड में इन्होंने अपने जो बेसिकली यूएस में या फिर जो यूरोपियन कंट्रीज है, इवन जो मिडिल ईस्ट में भी है, जहाँ से ऑयल और गैस वाला डिमांड भी है ना, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज होगी, तो वहाँ पे बेसिकली अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए, ठीक है। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट्स बना लेते हो तो अभी क्या, कंपनी को सब जगह से कॉन्ट्रैक्ट्स है, ओईएम्स वगैरह, सीमेंस वगैरह हो गया, तो वहाँ से इनका कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो उसके अकॉर्डिंग ये लोग वहाँ पे अब सप्लाई कर पाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि कंपनी हैज बीन ट्रांजिशन फ्रॉम अ सिंगल कंट्री सिंगल प्रोडक्ट टू अ मल्टी कंट्री मल्टी प्रोडक्ट। तो इसीलिए इसी कारण ये कंपनी ये भी कहती है कि अभी जो हम केबल्स लगाएंगे ना, तो हमें वो अंडर यूटिलाइजेशन वाला थीम नहीं दिखता है ना।
और दूसरा ये भी है कि जो आपके पूरे जो थीम चल रही है वो आपकी लॉन्ग टर्म वाली थीम चल रही है ना। सो ये वाली चीज़ है। और साथ में कंपनी ये भी कहती है कि अभी जो हम देख रहे हैं ना, कि हम लोग बेसिकली एक तरह से मार्केट शेयर कैप्चर करने की बात कर रहे हैं ना, तो ये वाली चीज़ है। और बाकी ये लोग ये भी कहते हैं कि अगर अभी आप देखेंगे ना, जो डिमांड पूरा है, ये जो पूरी साइकिल है उसका मे बी द स्टार्टिंग और द मिडिल फेज है ना, तो मतलब पीक होने में अभी टाइम है। सो ये कंपनी कहता है। अब मैं अगर आपको और बताऊं, ठीक है, अभी हम लोग इनके ऑर्डर बुक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर बुक को एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट, सो ऑर्डर बुक के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप ऑर्डर बुक देखोगे ना इनका, तो अगेन आपको दिख जाएगा कि काफ़ी मतलब अच्छा ऑर्डर बुक है। तो इसी में आप थोड़ी सी अगर आप इनकी हिस्ट्री के बारे में बात करोगे ना, तो आज से कुछ सालों पहले इनके पास ऑर्डर बुक कुछ सिर्फ 8 या 9 महीने के लिए हुआ करता था। तो अभी जो इनका ऑर्डर बुक है वो आपका 18 से 24 मंथ्स का है। तो आपको अगेन दिखेगा कि जब साइकिल प्ले आउट होती है तो कैसे मतलब कंपनी का जो पूरा फॉर्चून है वो बदल जाता है। सो ये चीज़ है। अब जैसे अगर आप इनकी प्रेजेंट ऑर्डर बुक देखोगे ना, तो आई थिंक कितनी है इनकी, ये ऑर्डर इनफ्लो के बारे में बोल रहे हैं, और ऑर्डर बुक इनका 1587 करोड़ का है ना। और आप एक और चीज देखेंगे, अगर आप ये कंपनी का लास्ट 7-8 क्वार्टर्स देखोगे ना, तो इनका जो एक्सपोर्ट सेगमेंट में ऑर्डर था उसका आपको ग्रेजुअल इंक्रीज दिखेगा। तो अभी जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 84% जो इनका नया ऑर्डर बुक है वो आपका एक्सपोर्ट सेगमेंट से आ रहा है ना, और H1 में भी आपका 76% है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 2/3 ऑफ जो इनका ऑर्डर है वो आपका पूरा एक्सपोर्ट मार्केट से आ रहा है। तो अगेन दिस सोच कि कितना एक्सपोर्ट में पूरा जो मैंने रीजंस आपको दिए थे, तो उसके कारण दिख रहा है। और बाकी कहाँ कहाँ से ऑर्डर आता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे मतलब कंटेक्ट में बता दिया। बाकी जो यूक्रेन वॉर चल रहा है मैंने वो वाला ही बताया, तो उसके अकॉर्डिंग इनका यूक्रेन वगैरह से भी ऑर्डर है, बाकी मिडिल ईस्ट से भी है ना। तो ये सारी चीज़ है। ओके, अगेन ये लोग अपने ऑर्डर बुक के बारे में कुछ चीज़ें बता रहे हैं यहाँ पे। अगेन जो डेटा सेंटर हो गया, गैस टर्बाइंस हो गया, हाइड्रो जनरेटर्स हैं, जनरेटर्स हो गया, 2 पोल और 4 पोल क्या होता है, जनरेटर्स के नॉर्थ साउथ जैसे मैग्नेट्स होते हैं ना। तो ठीक है, लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल। तो वो वाली चीज़ है, वहाँ से भी ऑर्डर आ रहा है। तो यहीं पे मैं थोड़ा सा इनके फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं यहीं पे बात कर लेता हूँ पीपीटी से, तो आप देखिए इनके जो नंबर्स हैं, नंबर्स आपके अगर आप आज से 1 या 2 साल पहले जाओगे ना, तो वहाँ पे इनका सिंगल डिजिट या फिर 10, 12, 15% के आसपास होता था। तो FY24 के एंड से वो बढ़ के पहले 20% हुआ, 25% हुआ, तो अभी बढ़ के वो 42% पे भी आ गया है। तो आपको दिख रहा है। और उसी से अगर आप देखेंगे ना, तो जब ऑर्डर बुक आपका अच्छा होता है तो उससे आपका जो ये जो होता है आपकी कैपेसिटीज होगी, उसका रैंप अप होगा, है ना। कैपेसिटी रैंप अप होता है, पहले कैपेसिटी आइडल थी, तो जब उसका रैंप अप होगा तो आपके ओवरहेड 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 कॉस्ट जो होंगे वो आपके नॉर्मलाइज हो जाएंगे। तो उसके कारण जो है आपके ओवरहेड कॉस्ट नॉर्मलाइज हो गए, तो वहां से जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है उस पर कंट्रोल आ जाएगा। तो इसलिए क्या है, इनकी जो एबिटा मार्जिन है वो आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। तो एबिटा मार्जिन इनके पहले 17 से लेकर 18 हुए हैं, अब 18.8 के आसपास हो गया है। तो कंपनी यहाँ से भी आगे जाकर देखता है कि यहाँ पे भी बढ़ने के स्कोप है, तो उसी के कारण आपको पैट पे ऑपरेटिंग लेवरेज दिखेगा। तो ये इनके एबिटा के नंबर्स के बारे में हो गया। और अगर मैं अगर आपको और बोलूँ तो अभी जो इनका ओवरऑल ऑर्डर बुक है ना, तो अराउंड 50% के ऊपर आपका मतलब डायरेक्ट ऑर्डर्स है। और तो मतलब एक लार्ज चंक ऑफ जो ऑर्डर है इनका आपके एक्सपोर्ट से आता है। बाकी अगर इनका कुछ रेलवे से भी 4-6% के आसपास ऑर्डर बुक है, और डोमेस्टिक से लगभग 25% का ऑर्डर बुक है। सो ये सारी चीज़ें। और बाकी इसके अलावा अगर आप देखेंगे कंपनी को, तो कंपनी का कुछ ऑर्डर्स आपका आफ्टर मार्केट से आता है। आफ्टर मार्केट क्या होता है, अगर आपने मेरे ऑटो एंसिलरीज वाले कुछ वीडियोस देखे हैं, तो वहाँ पे भी आपको मालूम चलेगा कि बेसिकली पार्ट्स वगैरह हो गए, ब्रशेस वगैरह होते हैं जनरेटर्स के, तो वो सारे प्रोडक्ट्स में लोग काम करते हैं। सो ये था इनके ऑर्डर बुक के बारे में। अब अभी जैसे अगर आप देखेंगे ना, आप पिछले कुछ क्वार्टर्स देखिए, तो इनका जो ऑर्डर बुक है, हर क्वार्टर वाइज क्वार्टर पहले 300 करोड़ आते थे हर क्वार्टर में, फिर वो बढ़ के 400 करोड़ हुआ। तो अगर आप अभी ये वाला क्वार्टर देखेंगे ना, तो आपको मैं अगर एग्जैक्ट नंबर्स दूं, तो इस वाले क्वार्टर में जो इनका ओवरऑल इनफ्लो हुआ है ऑर्डर ऑर्डर का, वो आपका 524 करोड़ हुआ है ना। सो कहने का मतलब ये है कि इनका जो ऑर्डर का इनफ्लो है क्वार्टरली वो बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो डिमांड अभी कम नहीं हो रही है, रादर तो डिमांड इज ऑन द इंक्रीजिंग ट्रेंड। जब अगर इसका जो इनफ्लो है वो अगर आपको कम होता हुआ दिखेगा ना, तो यू कैन सी द साइकिल इज पीकिंग, तो उससे भी आपको आइडिया लग सकता है। सो दिस थिंग्स यू हैव टू कीप ऑन ट्रैकिंग। ओके, तो ये हो गई बात हमारी ऑर्डर बुक की, ठीक है। अब ऑर्डर बुक को फुलफिल आप कैसे करोगे, उसके लिए आपको केपेक्स की रिक्वायरमेंट है। सो केपेक्स पे कुछ पॉइंट्स हैं। तो केपेक्स को जनरली लगता है आने में आपका, जनरली अगर आप देखेंगे तो 9 से 12 मंथ लगते हैं, ठीक है। और जो ऑर्डर बुक है इनकी वो आपकी, अगेन मैंने पहले ही बोल दिया, 18 से 24 मंथ्स का ऑर्डर बुक है, ठीक है। तो लेट्स कम बैक टू द केपेक्स। तो केपेक्स से आपकी, उसमें आपको 9 से 12 मंथ लगता है। अब ये कंपनी क्या है, अभी इनके 2 प्लांट है बैंगलोर के आसपास, अभी अपना थर्ड प्लांट लगा रहा है, ठीक है। थर्ड प्लांट जो है इनका भी क्वार्टर 3 में आने वाला है। क्वार्टर 4 में उसकी टेस्टिंग वगैरह हो जाएगी, फिर अगला उसी से उसका रैंप अप होना स्टार्ट होगा, और बाकी रैंप अप है आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होगा। सो ये चीज़ है। अब यहाँ पे जो कंपनी है ना, केपेक्स के बारे में अभी आप देखेंगे ना, तो कंपनी का जो अभी का जो केपेक्स के बारे में लोग बात करते हैं, तो अराउंड जो इनका मैक्सिमम यूटिलाइज जो कर सकते हैं केपेक्स को, वो आपका 2200-2400 करोड़ के आसपास है। नाउ ये कंपनी का जो थॉट प्रोसेस है थोड़ा थोड़ा आपका सिल्चर टेक से मिलता है। और दूसरा क्या है आपका,
ये कंपनी की जो हिस्ट्री है मुझे लगता है उससे भी इनकी थॉट्स ड्राइव हो रहे हैं। क्यों? ना तो कंपनी सही कि हम FY 28 तक कोई नया केपेक्स नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसी में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे अब हमने बहुत सारे वीडियोज़ में बात किया कि आई इंडस्ट्री डी बॉटलनेकिंग, सॉरी डायनामिक केबल्स ने डी बॉटलनेकिंग किया है, मनोरमा वाला भी आपका प्लांट मेंटेनेंस कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनियां जो है अपने डी बॉटलनेकिंग करती है, तो ये कंपनी भी कह रही है। इसमें ये लोगों ने एक बात किया है, एक जो जापानीज मेथड होता है, काइजन मेथड होता है। काइजन मेथड क्या होता है? आप छोटी छोटी चीज़ों को इंप्रूव कीजिए तो आपके लॉन्ग टर्म में वो काफ़ी अच्छे से इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। तो कंपनीज वही कहता है कि हम छोटे मोटे मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह करके, नॉट द बिग केपेक्स ऑफ कोर्स, तो उससे अपनी कंपनी से ओवरऑल अगर देखेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो वहां से बढ़ा के हम लोग 3000 करोड़ रुपीज तक का केपेक्स की तरफ ले जाने की हमारी क्षमता है। सो दैट इज अ थिंग, है ना। तो ये केपेक्स के बारे में है। तो इसी को ये लोग कहते हैं कैपेसिटी एनालिसिस एज द काइजन मेथड, जो मैंने अभी बात की। So, ये चीज है। ओके, हो गया। अब हम लोग कैश फ्लोज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब कोई भी कंपनी को अगर आप देखोगे ना, बहुत सारी कंपनी हमने डिस्कस की है, तो कंपनी का कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग कब होता है? अ स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लो ग्रोथ, है ना। सो लो ग्रोथ एंड फ्लैट सेल्स, कहने का मतलब वही है, मतलब लो फ्लैट सेल्स है। जब आपके सेल्स ही फ्लैट हो गए तो आपको कहीं खर्चा नहीं करना पड़ेगा ना, आपको इन्वेंट्री में डालना नहीं पड़ेगा पैसा, आपकी वर्किंग कैपिटल अच्छी रहेगी। एंड पुअर कैश फ्लो हर बार नहीं है, बट मतलब जो कैश फ्लो आपके स्ट्रेस होते हैं, कहने का मतलब क्या है, आपकी जो भी अर्निंग है वो आप अपनी ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए रखते हो। नाउ एज अ कंपनी आप क्या चाहते हो कि मैं अपने ग्रोथ को ड्राइव करूं या कैश फ्लो अच्छा करूं? तो वो आपको क्लियर होना पड़ेगा, मतलब व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू वांट टू लुक एट। सो ये वाली चीजें, तो कंपनी वही है, अभी अपना कैश फ्लो से फोकस करती है, तो इसलिए इनके अगर आप वर्किंग कैपिटल डेज देखोगे तो 100 डेज की भी ऊपर है ना। और बाकी इनको अपने रॉ मटेरियल जो होता है वो भी आपको प्रोक्योर करना पड़ता है। रॉ मटेरियल क्या होता है? आपके स्टील वगैरह होंगे, क्योंकि आपको बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाना है। कॉपर वायर्स यूज होती है आपके पूरे जनरेटर्स वगैरह में। तो वो सारी चीजें, तो दिस वाज अबाउट देयर कैश फ्लोज। अब हम लोग आगे चलते हैं, और मुझे क्या बात करनी है। ओके, ओके नाउ कुछ बड़े बड़े इश्यूज को टारगेट करते हैं ये करके। तो सबसे पहला इनका, यूएस में मैंने आपको बहुत सारा बोला कि डिमांड है। नाउ यूएस में सबसे बड़ा इशू क्या चल रहा है? अभी टैरिफ वाला इशू चल रहा है। अब टैरिफ वाला इशू होता है ना, तो अभी जो इनका पूरा यूएस से पहले मतलब एक्सपोर्ट्स आते थे, मतलब जो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन था आई थिंक अराउंड सिंगल डिजिट में था, ठीक है। तो कंपनी के भी ऑर्डर बुक्स एक्सपोर्ट से ज्यादा आ रहे हैं, तो वो बढ़ के आपका 10-15% के बीच में होगा, ठीक है। तो अब उसमें से जो 75% जो इनका यूएस वाला है, वो एक तरह से आप मान लीजिए अल्टरनेट मार्केट की तरफ वाया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, इंडिया में इन्होंने जनरेटर्स बनाए, उसको इन्होंने यूरोप में एक्सपोर्ट किया, यूरोप में आपकी कुछ और उसमें वैल्यू एडिशन हुआ, जैसे कि आपके कंट्रोल पैनल्स लग गए, है ना, फाइटिंग सिस्टम लग गए। तो वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज में हुआ, मतलब जर्मनी में मान लीजिए कहीं पे भी हुआ, फिर वहाँ से वो आपके यूएस में एक्सपोर्ट हुआ। सो जो यूएस में पूरा है, 1/3 2/3 तो वहीं, सॉरी 75% तो वहीं से कवर हो गया, बचा 25%। इसके लिए कंपनी एक बहुत ही अच्छा तरीका यूज करती है। इनकी एक सब्सिडरी है आपकी टर्की में। मैंने आपको टर्की का बताया कि जियोथर्मल से जो डिमांड ड्राइवर वहां से भी आ रहा है। तो वो जो इनका फैक्ट्री है वो अभी आइडल नहीं है, ठीक है। उसमें से कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता था, जो कि जहाँ से ये लोग यूरोपियन मार्केट या फिर टर्किश मार्केट है उसको थोड़ा सा केटर करते थे। तो उसी में ये लोगों ने उसको बेसिकली रिवैम्प कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे नया मैन पावर लेके आ रहे हैं। तो बेसिकली दिस इज देयर प्लान बी, कि वहां से वो लोग कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो कंपनी का वही था कि अगर ये टैरिफ वाली सिनेरियो है काफी अगस्त के बाद तक अगर चलेगी, तो हम लोग टर्की वाला रूट को अपनाएंगे। तो कंपनी इस क्वार्टर में भी यही कहती है कि हम लोग टर्किश प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, तो जहाँ के वाया आपकी यूएस मार्केट को सर्व किया जाएगा। तो ये चीज द कंपनी इज ऑल्सो होपफुल कि आगे जाके, सिंस टैरिफ वाला तो सस्टेनेबल है नहीं, तो नवंबर या दिसंबर तक उस पर कुछ हमें क्लैरिटी मिलेगी, तो उसके बेसिस पे ये लोग कंपनी देखेगी। सो ये तो इनका हो गया यूएस के टैरिफ वाला जो इशूज दिख रहे हैं। अब बाकी मैंने आपको यूक्रेन वाले चीज के बारे में बता दिया। सो ये हो गया। ओके, हाँ। अभी आपको टर्की वाला मार्केट देखते हो ना, तो टर्की में एक और इशू होता है। टर्की का जो करेंसी है उसको कहते हैं लीरा, LIRA है, ठीक है। तो अभी अगर आपने टर्की कंट्री का बारे में थोड़ा सा भी वो हम देखते हैं, तो आपको मालूम चलेगा टर्की एक बहुत ही हाई इन्फ्लेशनरी कंट्री है, ठीक है। तो जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, तो जो आपकी करेंसी होती है वो डिप्रिशिएट करती है। अब मान लीजिए कोई कंपनी आया वहां, उसने टर्की में फैक्ट्री लगाया, तो अगर अगर वहीं पे बेचेगा, तो उसका जो जब कन्वर्जन होगा, रुपये का कन्वर्जन होगा, मतलब लीरा टू रुपी या फिर किसी और मान लीजिए यूरोपियन मार्केट्स में, तो वहां पे आपका जो एक्चुअल वैल्यू है ना, वो वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाएगा। तो कंपनी क्या है, टर्की में क्या होता है, आपकी जो बैंक्रप्सी के केसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो कंपनी यहाँ पे कैसे टारगेट करता है इसको, कंपनी कहता है कि हम लोग टर्की में एक्चुअली सेल नहीं करते हैं, सेल वाला जो कंपोनेंट है बहुत कम है, रादर देन दे यूज टर्की एज अ डेस्टिनेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट टू द यूएस और द यूरोपियन मार्केट्स। तो ये वाला चीज आपको ध्यान रखनी है। सो ये हमने बात कर लिया। ओके, ओके नाउ लेट्स गो टू
अब मुझे क्या बात करना है? ओके, अब मैं कुछ इनकी फाइनेंशियल्स वगैरह के बारे में बात कर लेता हूँ। सो फाइनेंशियल्स तो हमने डिस्कस कर ही लिया है ऑलरेडी। तो फाइनेंशियल्स में इनका कितना कैसा नंबर है, लेट मी जस्ट शो यू। तो फाइनेंशियल्स आप देख सकते हैं कि जो रेवेन्यू है इनका 47% पे बढ़ा है, और जो इनके एबिटा है उस पर भी वैसा ही इंक्रीज है, और सिमिलरली आपका पैट भी है 49% पे इंक्रीज हुआ है। और ओवरऑल तो आपको ऑर्डर बुक में अच्छा ग्रोथ दिखता ही है, मतलब 45% पे ऑर्डर बुक इंक्रीज हुआ है। सो दिस इज द स्लाइड व्हिच आई दिस इज द स्लाइड आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इनका डोमेस्टिक ऑर्डर है वो क्या, वो 25% है, और जो एक्सपोर्ट वाला है वो आपका 52% के आसपास है। बाकी कुछ इनके रेलवेज वगैरह वाले हैं और आफ्टर मार्केट वाला सेगमेंट है ना। जैसे ये रेलवे का जो एक्सपोर्ट सेगमेंट है वो भी आप ओवरऑल उसको एक्सपोर्ट में काउंट कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो एक्सपोर्ट मार्केट को ही सर्व कर रहा है। सो ये इनके कुछ मेरे फाइनेंशियल्स के बारे में बात थी। ओके, ये हो गया। अब हम लोग इनके मार्जिन वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सो अगर आप देखोगे ना मार्जिन के बारे में, तो अभी जो कंपनी के एबिटा मार्जिन है वो आई थिंक 18% के आसपास है, 18.5% के आसपास है। अब मार्जिन क्या क्या चीज़ों से अफेक्ट होते हैं इनके? एक तो मैंने बात किया कि आपकी जो रॉ मटेरियल की चीज़ें हैं, जहाँ पे आपका कॉपर हो गया, एक्चुअली प्राइसेस हो गई। लास्ट ईयर में आपने देखा था हमारे केबल्स एंड वायर वाले वीडियोज में, या फिर जो हमने कम्युनिटी बेस्ड कंपनीज की संभव स्टील, तो उनमें हमें दिखता है कि कितना इंपैक्ट रहता है इस चीज़ों का। तो एक तो वो ड्राइवर है, और दूसरा कॉपर प्राइसेस की भी सेम केस चला है, स्टील में भी वही केस चला है। तो उसके लिए कंपनियां क्या मेथड्स यूज करती है, तो उसके लिए हेजिंग वगैरह करता है, और आपके जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके बारे में ये लोग करते हैं। नाउ, अब जब आप इस तरह की कंपनी देखते हो ना, तो यहाँ पे एक एडवांटेज होता है, सिंस ये जो कंपनीज है ये आपका हाई वैल्यू लो वॉल्यूम गेम है ना। तो इसलिए क्या होता है, ऐसी कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर होता है, और वो अपने प्राइसेस को जनरली कॉन्ट्रैक्ट्स के वाया अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उसको पास ऑन कर पाते हैं। सो द कंपनी वैसे ही कह रहा है कि हमें उसमें उतना इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। और दूसरा चीज जो इनके मार्जिन होता है वो इम्पैक्ट वो आपका कंट्रोल होता है, कि आपका आफ्टर मार्केट में सेल्स कितना आया है ना, या फिर जो आपके अदर इनकम में इनका जो आता है, आपके ट्रेजरी इनकम्स हो गया, एक्सेप्शनल आइटम्स हो गया, फॉरेक्स में क्या फ्लक्चुएशंस हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो इनके मार्जिन वाली चीज जो है वो इंटरप्ले होती है। तो कंपनी सेइंग कि हम अराउंड 33 से 35% जो है ग्रॉस मार्जिन के लेवल पर रख सकते हैं, और इनका नंबर्स भी उसी के आसपास आता है। सो और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट हमें वो चीज को है ना आपको ईयरली बेसिस पे देखना चाहिए। और अगर आप इनके एबिटा नंबर्स को देखोगे ना, तो वहां पे इनका जो है ये वाला जो इबिटा वाला चीज है इनका अराउंड अभी 18% है। तो कंपनी यहाँ पे कहती है कि धीरे धीरे जाके सिंस आपकी कैपेसिटी आएगी और उसको रैंप अप होगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलेगा, तो उसके कारण वो अभी आपको 20% की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। सो वो वाली चीज है, इनके मार्जिन वाले क्वेश्चन हो गए, और बाकी मैंने आपको हेजिंग वगैरह के बारे में बात कर लिया। सो ये चीज है। अब हम लोग इसके अलावा और चीजें देख लेते हैं कुछ। तो अब है ना, मैं इनकी गाइडेंस वगैरह के बारे में बात कर लेता हूँ, फिर मैं रिस्क वगैरह के बारे में बात करूंगा। तो अगर आप गाइडेंस देखोगे इनका, तो इस क्वार्टर में इस फिनेंशियल ईयर में इन्होंने आई थिंक कुछ कितना 1500 करोड़ के पहले का गाइडेंस दिया था, ठीक है। और आप देखेंगे ना तो इन्होंने गाइडेंस बढ़ाया है कंटिन्यूसली। ये गाइडेंस थोड़ी थोड़ी मुझे पीजे इलेक्ट्रोल पार्ट्स के जैसे जैसे लगती है। तो जैसे जैसे इनको दिखता है कि डिमांड सिनेरियो अच्छा है, गाइडेंस चेंज करते रहते हैं ये लोग। तो इस क्वार्टर में इन्होंने बढ़ा के अपना 1800 करोड़ के आसपास गाइडेंस किया है। अगेन लगभग कितना हुआ, 1500 से 1800 किया, 20% का जंप हुआ। तो अगेन अ वेरी गुड थिंग। तो और इसी के बाद अगर आप FY 27 देखोगे ना, तो अभी जैसे मैंने आपको ऑर्डर बुक में बताया कि अभी इनके क्वार्टरली आपको अराउंड 500 करोड़ के ऊपर ऑर्डर बुक दिखता है। तो आई थिंक इन्होंने यही सोच के इन्होंने 500 मल्टीप्लाई बाई 4 करके, मतलब 2000 से लेकर 2200 करोड़ के बीच में इन्होंने अपना कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया है एज ऑफ नाउ फॉर FY 27। और बाकी जैसा डिमांड दिखेगा इनको एक्सपोर्ट में काफी अच्छा टेलमेंट्स आई, तो वहां से गाइडेंस ये लोग चेंज करेंगे। और जो मोटर मोटर वाले इनका कुछ प्रोडक्ट्स मोटर्स में भी होता है, तो मोटर्स में ये लोग अभी बहुत एक नेग्लिजिबल मार्केट शेयर है इनका, अराउंड 0 पॉइंट कुछ समथिंग, मतलब इवन नॉट इवन सिंगल डिजिट है। तो वहां पे भी स्कोप है, बट कंपनी उसमें धीरे धीरे बढ़ रही है। तो उसमें लगभग 100 करोड़ 150 करोड़ के आसपास लोग टारगेट करते हैं। और जो बचा हुआ इनका जो मेजर रेवेन्यू है ना, जो मैं 1800 बोल रहा हूँ, तो आपका मेजर 1600 के आसपास आपका जनरेटर बिजनेस ही आएगा, जो कि आपकी इंडक्शन मोटर्स और सिंक्रोनस मोटर्स मैंने बोला, रेलवेज वाला चीज है, वहां से आएगा। और बाकी मैंने गाइडेंस के बारे में आपको बात कर लिया। सो अब हम लोग बात करते हैं रिस्क के बारे में। तो जो रिस्क वगैरह है ना इस कंपनी के लिए, सबसे बड़ा रिस्क क्या हो सकता है? अगेन जो इन्होंने अपने हिस्ट्री में फेस किया है, दैट इज द रिस्क ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। तो वो चीज हमें ट्रैक करना है। और दूसरा, जो आपकी डिमांड अगर रहेगी, मतलब डिमांड आपको कंटिन्यूसली रहना चाहिए, यू हैव टू सी कि ऑर्डर बुक की पिकिंग कब हो रही है इनकी, है ना। तो वो चीज आपको देखना है, एक सबसे बड़ा रिस्क वो हो गया। दूसरा रिस्क आपका जो रॉ मटेरियल प्राइसेस होते हैं, मैंने आपको मार्जिन में एक्सप्लेन किया है ना, कैसे ये लोग हेजिंग करते हैं, वहां से कुछ मार्जिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये वाली चीजें। और बाकी आपको जो आपका टर्की में जो इनका करेंसी फ्लक्चुएशंस है, अगेन रिलेटेड टू योर मार्जिन क्वेश्चन, है ना। तो उससे कैसे इनको करेंसी रिस्क लेना पड़ सकता है, तो वो वाली चीजें अभी ये चीजें। और बाकी जो मैंने बैटरी वाली चीज के बारे में आपको बताया कि कैसे आगे जाके जो ये डेटा सेंटर लोड है, डेटा सेंटर वाला जो पूरा थीम है, वो उसको बेस्ट जो हम बाकी वीडियोज में डिस्कस करते हैं, वो कैसे इंटरप्ले होता है उस चीज का, है ना। तो हमें वो चीज देखना है, खास करके इंडियन मार्केट के कंटेक्स्ट में आपको देखना है। तो ये सारी चीज हो गई।
और कंपनी ओवरऑल कहता ही है कि हम जो अभी जो साइकिल्स के स्टार्टिंग में वो लोग उसको पीक की तरह से नहीं देखते हैं ना। तो ये हो गया। अब हम लोग अगर इसके वैल्यूएशंस के बारे में थोड़ा सा बात करें, तो वैल्यूएशन सिंपल है कैलकुलेट करना। इनका हमने देख ही लिया कितना पैट मार्जिन कितना, अराउंड 13% के आसपास पैट मार्जिन है। सिंस अभी तो ये लोगों ने बोला है कि थोड़ा EBITDA मार्जिन बढ़ सकता है हमारा, है ना। बट हम लोग कंजर्वेटिव लेते हैं, अगर वो बढ़ेगा तो अच्छा है, दैट इज अ गुड थिंग फॉर अस। तो उसके बेस पे अगर आप इनका फॉरवर्ड पे निकालोगे ना, तो अराउंड वो आई थिंक मुझे 50 या 55 के बीच में आता है। तो पेग रेशियो जो है इनका 1 या 1.2, या फिर आप पे डिपेंड करता है कितना मार्जिन लेते हो। तो 0.9 से लेकर 1.2 के बीच में रख लेते हैं। तो और अभी पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी का काफी रीरेटिंग भी हुआ है, तो उसके कारण इनका जो वैल्यूएशन है वो भी बढ़ा है। तो बट अगेन सिंस कंपनी में ग्रोथ है, तो यू हैव टू सी इन दैट पर्टिकुलर वे ओनली, कि वो वाला चीज है। और ग्रोथ कब तक रहेगा हमें वो चीज ट्रैक करना है। अब ओके, अब ये चीज है। अब हमें, अगर मैं इस कंपनी के बारे में ओवरऑल चीजें बोलूँ ना आपको, तो जब आप इस तरह की कंपनीज को देखते हो ना, तो आपको काफी इंटेंटली ट्रैक करना पड़ता है कि इसका तो साइकिल्स कैसे पीक हो रहा है ना। बिकॉज ये कंपनी जो है, कब इनकी कैपेसिटीज में ऑर्डर्स आना कम हो जाएगा, उसके कारण कैपेसिटी आइडल रह जाएगी, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो वो चीज़ है, एक अच्छी कंपनी है अभी तो, जो इनका पूरा डिमांड ड्राइवर है, जो भी ये 4-5 पॉइंट मैंने बोले, उससे काफी अच्छा दिख रहा है। सो हम लोग इसको ट्रैक करते रहेंगे। आप इस वीडियो को एक तरह से, एक जो डेटा सेंटर से जो AI वाली चीज है, उसका इंट्रोडक्शन सॉर्ट ऑफ मानिए, है ना। और हम लोग और भी कंपनीज को डिस्कस करेंगे। वी विल कीप ऑन ट्रैकिंग दिस सेक्टर ऑल्सो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई हैव एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच।